गुड इवनिंग ऑल। अपने आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे भारत के बंद और कोशिश करेंगे कि जारना मूर्छना भी पढ़े। मूर्छना टॉपिक तो पढ़ ही लेंगे, जारना अपन नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरे यहाँ पे घर में है ना, सबकी तबीयत खराब हो रही है, तो इसलिए मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा क्लास के लिए प्रिपरेशन करने का, तो मैं फटाफट फटाफट आपका सब चीज़ें करवा देता। तो शुरू करते हैं, टाइम हो गया। भारत की गतियाँ कितनी होती है पहले बताओ। भारत की गतियाँ कौन कौन सी होती है? अच्छा, जल गति क्या होती है? पढ़े हैं मतलब तुमने सबके? बताओ। अच्छा, हंस गति? ठीक है, और मल गति? अच्छा, और धूम गति? हाँ, वेपोराइज होके उड़ जाता है। तब तब जो लॉस होता है वो धूम गति कहलाती है। गति अल्टीमेटली क्या है, भारत का अलग अलग तरीके से लॉस, और अगर जिसका कारण नहीं पता हो ऐसा लॉस को अपन क्या बोलेंगे? जो अदृश्य हो, जीव गति। वेरी गुड। अच्छा, भारत के संस्कारों के जो है अपने क्या लाभ होते हैं मुझे ये बताओ। स्वेदन संस्कार का क्या लाभ है? हाँ, मल शैथिल्यकरम। अच्छा, स्वेदन के बाद कौन सा संस्कार आता है? हम्म, मर्दन के क्या लाभ है? हाँ, वायुमल निर्हरण के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला संस्कार, स्वेदन मर्दन के बाद मूर्छन। अच्छा, मूर्छन का क्या उपयोग है? दो चीजें बताई थी। ठीक है, वेरी गुड। दोष त्रय निवारणार्थ बताया तो, और नष्ट पिष्ट कारकम, इससे क्या होता है, पारद नष्ट पिष्ट हो जाता है। अच्छा, जब नष्ट पिष्ट हो जाता है तो फिर अपन क्या करते हैं, कौन सा संस्कार करते हैं? उत्थापन। उसके लाभ, उसका लाभ क्या होता है? ठीक है, उसके अलावा ये जो अभी किसने बताया था, सप्तकंचुकापहरम, जो औपाधिक दोष या फिर अपने सप्तकंचुक दोष हैं उनको जो है अपन उत्थापन संस्कार से दूर करते हैं। फिर पांचवा संस्कार कौन सा था इसके बाद? पातन संस्कार। उसके क्या लाभ थे? हाँ, वेरी गुड। ये पांचों दोष से, पांचों संस्कारों से अपन ने क्या किया, भारत सर्वदोष मुक्त हो गया। ठीक है, अब भारत का अपन को बल और तेज में वृद्धि करनी है, तो फिर करते हैं अपन छठा संस्कार। छठा संस्कार कौन सा संस्कार? हम्म, अच्छा, ये कैसे करते हैं? ये संस्कार तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ अपन को करना नहीं होता। क्या करते हैं अपन बोधन के लिए? हाँ, उसमें रेशियो क्या होता है सेंधा और लवण और जल का? 1:3।
ठीक है। इसको अपन सृष्टि अम्बुज भी बोल सकते हैं। तो क्या है, सृष्टि अम्बुज में 3 दिन के लिए रखते हैं उसको। ठीक है, संधि बंधन करके गड्ढे में। फिर उसके बाद उसका प्रक्षालन छान लेते हैं। तो ये अपने कौन सा हो गया, बोधन या रोधन संस्कार। फिर 7वां संस्कार क्या हो गया, नियमन। इसका क्या उपयोग है। हाँ, पारद की चपलता को नियंत्रित करने के लिए। अब पारद में अच्छे गुण बढ़ेंगे तो साथ साथ चपलता भी बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए नियामन संस्कार करते हैं। और फिर लास्ट संस्कार कौन सा है, आखिरी संस्कार, दीपन। दीपन संस्कार से अपन क्या करते हैं, पारद की भूख बढ़ा देते हैं। हाँ, ग्रासार्थी ग्रहत्वम, शायद ऐसा ही कुछ है। तो पारद की जो है ग्रास को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है, पारद की भूख को जो है अपन बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से अष्ट संस्कार है। ठीक है, ऐसे पुराना रिवाइज करते रहना। ठीक है, शुरू करते हैं अपन पारद बंद। बंद नाम से तुम्हें पता है, बंद मतलब बांधना। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे पानी है, पानी की क्या है टेंडेंसी, गति करने की, प्रवाह करने की। अगर मैं बता कहूँ कि तुम्हें इस पानी को बहने से पूरी तरह रोकना है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, पानी को कैसे रोका जाए, कि पानी मूव ही ना करे। उसको बर्फ बना देंगे। बर्फ मूव कर सकती है क्या, बर्फ तो एक जगह टिकी रहेगी। मतलब उसको अपन ने क्या किया, पानी को सॉलिडिफाई किया। तो ऐसे पारद का जो है बंधन करते हैं, पारद को बांधते हैं। तो एक तरह से अपन उसको मॉडर्न में क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफाई करना या फिक्स करना पारद को एक जगह। ठीक है, तो वही होता है पारद के बंध, मतलब पारद को एक जगह बांध देना, बांध के रखना। तो वो होते हैं पारद बंध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है, जिन जिन प्रक्रियाओं को करने पर पारद की चंचलता और दुर्ग्रहत्व दोष का नाश हो, उन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, बंधन कहते हैं। मतलब जिन जिन प्रक्रियाओं को करने पर पारद की चंचलता, चंचलता जो एक्टिविटी होगी, ठीक है, मूवमेंट हो गई, और दुर्ग्रहत्व, आपने कभी भी है ना थर्मामीटर किसी के घर में टूटा हो और आपने जो है उसको पकड़ के और इकट्ठा करके कहीं रखने की ट्राई की हो, तो आपको पता होगा कि उसको हाथों में उठाना तो बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही होता है। आसानी से हाथ में उठाया नहीं जाता। उसको फिर अपन कागज वगैरह के थ्रू कैसे करके फिर हाथ में लेते हैं, फिर उसको जो है किसी भी पात्र में वगैरह में रखते हैं। ठीक है, तो दुर्ग्रह तो मतलब कि पारद को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, कि वो डिफिकल्टी इन कैचिंग अपन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो दुर्ग्रह, चंचलता और दुर्ग्रह तो दो दोष पारद के हैं, उनका नाश करने के लिए जो है पारद को बांधा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पारद बंधन। पारद बंधन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए, लेकिन अपन किसका पढ़ेंगे, रसरत्न समुच्चय का। तो रसरत्न समुच्चय ने पारद के 25 बंध बताए हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल बंध बताया, जलों का बंध। ठीक है, तो उनके नाम क्या क्या है, हट बंध, आरोट बंध, आभास बंध, क्रियाहीन बंध, पिष्टिका बंध, शार बंध, खोट, पोट, कल्क बंध, कज्जली बंध, सजीव निर्जीव निर्बीज सबीज बंध। फिर है 15वां श्रृंखला बंध, फिर द्रुति बंध, फिर बालक कुमार तरुण और वृद्ध बंध, फिर मूर्ति बंध, जल अग्नि सुसंस्कृत और महाबंध। इस प्रकार से जो है 25 बंध माने गए हैं। ठीक है, अब तुम्हें देखो, बालक कुमार तरुण और वृद्ध चारों एक साथ आ जाएंगे, एज के अकॉर्डिंग तुम मतलब याद रख सकते हो। फिर एक मूर्ति बंध। अब क्या होते हैं, अपनी जैसे एज की बात करें अपन, पहले अपन बालक होते हैं, फिर कुमार बनते हैं, फिर तरुण मतलब युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु। मृत्यु क्या हो गया, जड़ हो गया व्यक्ति, मूर्तिमान हो गया। ठीक है, तो उससे मूर्ति बनती है। आवाज कट रही है, एक सेकंड में ना चेंज करता हूँ नेटवर्क। अब आ रही है आवाज मेरी साफ, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है, हेलो। ठीक है, तो चार नाम तो तुम्हें, पांच नाम तो ऐसे याद हो गए, बालक कुमार तरुण वृद्ध और मूर्तिबंध। ठीक है, फिर दो बंद आप ये याद रख लेना, जल और अग्नि।
पांच और दो सात बंद, तो ये नाम याद हो गए। ठीक है, उसके अलावा संस्कार करते उसको ऐसे बोल सकते हो सुसंस्कृत बंद, और एक महाबंद। ये तो सिंपल हो गए, याद हो गए। एक द्रुति बनाता है तो द्रुति बंद। फिर यहाँ आगे सजीव निर्जीव, ये जोड़ा याद रहेगा, और सबीज निर्बीज का, चार ये याद हो गए। उनकी क्या हो गया, अपन मान लेंगे श्रृंखला बन गई इनकी, तो श्रृंखला बंद याद कर लेंगे। खोट पोट आपको एक साथ याद हो जाएगा। हट आरोट और आभास, ये तीनों आपको एक साथ हो जाएंगे। कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड एक ट्रिक भी मेरे पास पड़ी है, तो मुझे तो याद हुई नहीं, मैंने तो ऐसे ही ऑर्डर वाइज याद किए थे। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर दूंगा, जो ट्रिक याद कर सकें वो ट्रिक से पढ़ लेना। मैं आपको ट्रिक लिख के और मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा शाम तक, है ना। तो ट्रिक से याद करना चाहे जो ट्रिक से याद कर लेना, जो श्लोक याद करना चाहे तो बुक में श्लोक मिल जाएगा, श्लोक से याद कर लेना। ठीक है, तो ये 25 बंदों के नाम याद करने। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ इनके नाम पूछे जाते हैं, नहीं तो ये पूछा ही नहीं जाता क्वेश्चन। भारत के बंद पे क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, उसमें भी 5 नंबर में बंद के नाम पूछ लिया जाता है बस, और ज्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो नाम याद कर लेना। ठीक है, अब तक अपन ने क्या पढ़ा पारद के बंधन में, कि पारद को जो है अपन बांध देते हैं। क्या क्या होता है पारद बंध का लाभ, कि उसकी जो चंचलता और दुर्ग्रहत्व जो दोष है उनका नाश होता है पारद को बांध देने से। ठीक है, तो ये अब तक अपन ने ये पढ़ा। और पारद बंध कितने 25 होते हैं, और कुछ आचार्य कुछ विद्वान जो है 26वां बंध जलोका बंध को भी मानते हैं। ठीक है, अब अपन पहला बंध पढ़ते हैं, हट बंध। हट क्या होता है, जिद्दी होना। ठीक है, जिसमें पारद का ऐसा बंध जिसमें है ना पारद की सम्यक प्रकार से शुद्धि नहीं हो, और उसका अपन बांध दें, उसको बांधे हठपूर्वक, तो वो है हटबंध कहलाता है। मतलब अशुद्ध पारद का बंधन जो होता है वो हटबंध कहलाता है। ठीक है, अब हटबंध से क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर हटबंध युक्त पारद को अपन यूज लेते हैं तो वो मृत्युजनक या भयंकर व्याधि को उत्पन्न करने वाला होता है। समझ में आया हटबंध, मतलब अपन ने क्या हुआ, हट पूर्वक जो है बिना शोधन के ही, बिना शुद्धि के, बिना प्योरिफिकेशन के पारद को है बांध दिया औषधियों के माध्यम से, तो वो हटबंध कहलाता है। अब ऐसे अशुद्ध पारद का अपन यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, मृत्युजनक होगा, भयंकर वृद्धि करने वाला होगा। दूसरा आता है आरोट बंध, ये इसका जस्ट अपोजिट है। सम्यक विशुद्ध पारद के बंधन को आरोट बंध कहते हैं, कि यहाँ पर अपन ने फुल प्योरिफिकेशन किया है, उसके बाद जाके जो है अपन ने क्या किया है, पारद का जो है यूज किया है, पारद के योगों का जो है प्रयोग किया है। आरोट बंद किया हुआ पारद क्षेत्रीकरण में श्रेष्ठ होता है। अब क्षेत्रीकरण क्या होता है, क्षेत्रीकरण होता है कि जो अपना पारद है, प्योरिफाइड पारद है, मतलब पारद बंद बांधा हुआ पारद है, उसको शरीर के लिए यूजफुल बनाना, मतलब शरीर में वो अच्छे से इंटरनल यूज कर सके अपन, इसके लिए शरीर को तैयार करना क्षेत्रीकरण कहलाता है। मैं ऐसे बोलूँ, प्रिपरेशन ऑफ बॉडी फॉर मर्क्यूरियल इंटरनल यूज, मतलब मरकरी के इंटरनल यूज के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना क्या कहलाता है, क्षेत्रीकरण कहलाता है। ठीक है, पारद को शरीर के लिए उपयोगी बनाना क्षेत्रीकरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार के आरोट बंध से बंधे पारद का प्रयोग करने से धीरे धीरे रोगों का विनाश हो जाता है। तो हट बंद हो गया जिसमें अशुद्ध पारद का अपन ने बंधन किया। फिर आता है आरोट बंध। आरोट बंध में अपन ने क्या किया, कि जो सम्यक प्रकार से शुद्ध बंध है, ठीक है, सम्यक प्रकार से शुद्ध पारद है उसका बंधन किया है। ठीक है, फिर तीसरा आता है आभास बंध। आभास बंध क्या होता है, इसमें अपन दो तीन प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले मरकरी या शुद्ध पारद को धातुओं के साथ, धातु भस्म के साथ रखते हैं। ठीक है, मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद मर्दन करते हैं, मतलब मरकरी ली, फिर धातु भस्म उसमें मिक्स कर दी, उनका मर्दन करा। फिर उसमें जो है मूल द्रव्य हर्ब्स जो होती है, वनस्पति द्रव्य होती है, उनके भावना देते हैं, उनके स्वरस्वादी की भावना देते हैं। ठीक है, ये भावना देने के बाद उनकी वही चक्रिका वगैरह बना दी, और फिर करते हैं अपन पुटपाक। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाओं से करने पर क्या होता है, पारद अपने चंचलता और दुर्ग्रहत्व आदि त्याग कर जो है बद्ध रूप हो जाता है। इसे पारद का आभास बंध कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, पारद के जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसमें क्या किया है अपन ने, कि जो स्टार्टिंग में जो है ना अपन ने खनिज धातुओं का और वनस्पतियों का प्रयोग किया है भावना वगैरह देने में, उससे क्या होता है, जो पारद के अंदर जो मिनरल्स वगैरह खनिज वगैरह ऐड थे ना, वो जो है उनके गुण पारद छोड़ देता है और अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। फिर अपन वनस्पति योगों का जो स्वरस आदि से भावना देते हैं,
तो उनके कुछ गुण पारद में ऐड हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है पारद के स्वाभाविक गुणों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। फिर से एक बार समझाता हूं मैं। क्या किया, ये अपने पास एक पारद होता है, वो शुद्ध रूप में होता नहीं, वो खनिज रूप में होता है। ठीक है, तो जब खनिज रूप में होता है तो वो खनिजों के कुछ कुछ गुण अपने अंदर ले लेता है, मतलब पारद अपने स्वाभाविक रूप में उस वक्त नहीं होता है। फिर क्या करते हैं अपन, पारद में धातुओं की भस्म ऐड कर देते हैं और वनस्पतियों का स्वरस मिला के अच्छी प्रकार से मर्दन करते हैं। इससे पारद में जो खनिजों के गुण थे ना, वो तो हो जाते हैं दूर पारद से। ठीक है, इसके अलावा चंचलता और दुर्ग्रहता जैसे दोष वो भी हो जाते हैं दूर। लेकिन जो पारद के स्वाभाविक गुण हैं, वो भी कुछ कुछ गुण जो है वो पारद से दूर निकल जाते हैं। इसलिए पारद के जो स्वाभाविक गुण है उनमें परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट अब तक आभास बंध में? मतलब आपको कुल मिला के इसमें याद ये रखना है कि धातुओं और वनस्पतियों के योग, पहले योग किया मतलब उनकी भावना दी और मर्दन किया, फिर उसके बाद उसको पुटपाक किया इस योग को। उस प्रकार जो पारद बद्ध होता है, उसके मतलब पारद बंधता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पारद का आभास बंध कहते हैं। इससे पारद के जो है स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन होता है। अगला क्या आता है, क्रियाहीन बंध। क्रियाहीन बंध, बस इसमें आपको ये याद रखना है, शुद्ध पारद का अशुद्ध धातुओं के साथ बंधन करना, यानी सम्यक प्रकार से शुद्ध पारद को अशुद्ध धातुओं के संयोग से सिद्ध किया जाना क्या कहलाता है, क्रियाहीन बंध कहलाता है। ठीक है, ऐसे पारद के सेवन काल में अपत्य सेवन करने से लाभ के बदले हानि होती है। यानी अब अपन ने यहाँ धातुएं वगैरह कैसी ली, इम्प्योर काम में ली। अब इम्प्योर धातुएं काम में लेने से क्या हुई कि वो शरीर के लिए बजाय लाभ करने के हानिकारक सिद्ध हुई है। ठीक है, फिर अगला आता है पिष्टी का बंध। पिष्टी क्या होती है, एकदम माइक्रोफाइन पाउडर बना देना किसी चीज का। जैसे कज्जली होती है, कज्जली एकदम माइक्रोफाइन पाउडर होता है। एक बार को आप जब उसको हाथ में टच करते हो ना, तो जैसे अपने लोहा आदि के भस्म होते हैं ना बिल्कुल फाइन, कि अपन ने वो परीक्षाएं की थी, रेखा पूर्ण परीक्षा, अमृत लोह परीक्षा, तो उस प्रकार की जो है परीक्षाएं पिष्टिका की करने पर क्या होती है, वो भी जो अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसके अंदर जो है आ जाती है और हटती नहीं है आसानी से। तो इस प्रकार की जो होती है वो पिष्टी होती है। ठीक है, जैसे मक्खन आप हाथ में लो तो मक्खन हाथ में फंस जाता है ना, एकदम सॉफ्ट होता है, वैसे बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन जैसी सॉफ्ट जो है पिष्टी कल्पना टाइप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है, पारद को तेज धूप में सूर्य की किरणों के साहचर्य से खलु में अच्छी प्रकार से मर्दन करके नवनीत के समान पिष्टी बनाई जाती है। इस क्रिया को पारद का पिष्टिका बंध कहते हैं। इसके सेवन से जो है दीपन पाचन होता है। समझ में आया आपको यहाँ पे कि अपन ने क्या किया, एक तरह से तप्त खलवे में मर्दन करते ना, बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर। सामान्य लोह खलवे लिया, उसमें पारद डाला और अच्छी प्रकार से उसका जो है मर्दन किया। कब तक मर्दन किया, जब तक वो पारद मक्खन की तरह जो है कंसिस्टेंसी वाला ना हो जाए। ठीक है, सूरज की धूप उसमें क्या है, टेम्परेचर देने का काम कर रही है, हीट देने का काम कर रही है, अग्नि संयोग एक तरह से मान लो आप उसको। ठीक है, सूर्य की अग्नि का, सूर्य की ऊर्जा का संयोग। फिर अगला आता है क्षार बंध। नाम से पता लग रहा है यहाँ पे क्या है, पारद का बंधन किसके साथ किया है, क्षार द्रव्यों के साथ, जैसे कि शंख, शुक्ति, वराटिका, प्रवाल, मुक्ता आदि क्षारीय द्रव्यों की भस्मों के साथ पारद का मर्दन करके जो बंधन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्षार बंध कहते हैं। ठीक है, क्षारबंध पारद क्षारबद्ध पारद जो होता है वो जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। क्षार के कभी आप गुणकर्म पढ़ोगे तो वो दीपन पाचन करने का काम करता है। तो वही है यहाँ पे, क्षारबद्ध पारद जो है जाठराग्नि को दीप्त करेगा। इसके अलावा क्षार क्या होता है कि शरीर को पुष्ट करने का काम करेगा और उदरशूल जो है उसको नष्ट करने का काम करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने क्षारबंध कर लिया। फिर आता है खोटबंध। खोटबंध में कुछ नहीं, पारद को गोलाकार बना देते हैं और तीव्र अग्नि पर दमन करके उसे धीरे धीरे जो है नष्ट करते हैं। इस प्रकार के जो बंध है उसको पारद का खोट बंध कहते हैं। ठीक है, खोट बंध द्वारा सिद्ध पारद क्या है, अल्प समय में ही सभी प्रकार के रोगों को नाश करने वाला होता है। ठीक है, क्या किया इसमें अपन ने, पारद को गोलाकार रूप में फॉर्म में बना लिया और फिर उसको तीव्र अग्नि पर दमन करके उसकी भस्म तैयार की। ठीक है, तो इस प्रकार तैयार भस्म जो है वो खोटबंद कहलाई। ठीक है, और इस भस्म के प्रयोग से अल्प समय में ही जो है सभी प्रकार के रोगों का नाश हो गया। फिर आता है पोटबंद या परपटी बंद। परपटी बंद अपन जब परपटी कल्पना पढ़ेंगे उसमें समझ आएगा कि क्या है, कि दो कदली पत्र या केले के पत्ते हैं, उन दो केले के पत्तों के बीच में है ना
पारद या कज्जली को द्रवित करके जो कल्पना तैयार करते हैं, जो बंधन करते हैं पारद का, उसे जो है अपन पोट बंद कहते हैं, परपटी बंद कहते हैं। और जो परपटी कल्पना जब अपन पढ़ेंगे, तो जितनी परपटी कल्पना है उनका ज्यादातर का यूज क्या है, जो अपन पीडियाट्रिक्स में यूज करते हैं, यानी बच्चों के रोगों में। मतलब बच्चों, ये क्या होती है, मृदु कल्पना होती है। ठीक है, बच्चों को अपन ज्यादा तीक्ष्ण औषधि दे नहीं सकते, तो परपटी कल्पना वहां पे बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। बच्चों को अगर रस औषधि देनी है तो परपटी कल्पना के रूप में देनी चाहिए। तो इसी को अपन क्या बोला है यहाँ पे, पोटबंद या परपटी बंद। ठीक है, फिर कल्कबंद, नाम से याद आ रहा है, कल्क की तरह बनाना है यहाँ पे। तो स्वेदन मर्दन आदि क्रियाओं से पारद को कीचड़ या पंख के समान बना लेने की क्रिया को जो है कल्कबंद कहते हैं। यह कल्कबद्ध पारद जिन जिन योगों में घटक द्रव्यों के रूप में डाला जाता है, उन योगों के कथित यथार्थ फल देता है। मतलब जैसे भी जहां भी है ना, पारद का पंख अपन काम में लेते हैं, ठीक है, या पारद की कल्क फॉर्म अपन काम में लेते हैं, उन योगों में जो है ये काम करने वाला होता है। ठीक है, और वो उन योगों का जो रोगाधिकार होता है, या जिन जिन रोगों में उन योगों को यूज करते हैं, वो सब काम पारद करता है कल्कबंद के थ्रू। ठीक है, फिर अगला बंद आता है अपना कज्जली बंद। कज्जली मतलब पारद और शुद्ध गंध को यंत्र में डालकर और मर्दन करते जाते हैं। कब तक मर्दन करते हैं, जब तक वो कज्जली समान कृष्ण वर्ण का श्लक्ष्ण पाउडर ना बन जाए। ठीक है, तो जितने भी अपने गंधक और पारद के यूज है, उन सब में कज्जली बनती है, तो ये कज्जली बंद हो गया। ठीक है, जैसे कि रस सिंदूर निर्माण करते हैं, सिद्ध मकर ध्वज रस बनाते हैं, इन सब में पारद और गंधक होते हैं। ठीक है, सगंध योग होते हैं ये सारे। इनमें डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि पारद लिया गंधक लिया उनको मिक्स करके और डाल दिया, नहीं, पहले कज्जली निर्माण करते हैं, उसके बाद जो है अदर औषधियां वगैरह उसमें मिक्स करके और योग बनाते हैं। ठीक है, तो ये कज्जली बंद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बंद है, क्योंकि ज्यादातर पारद गंधक के योग जब भी आएंगे तो उनमें सबसे पहले पारद और गंधक की जो है अपन कज्जली बनाते हैं। ठीक है, अगला आता है सजीव बंध। सजीव बंध क्या होता है कि भस्म किया हुआ पारद जब अग्नि संयोग से उड़ जाता है, तो इस पारद भस्म को सजीव बंध कहते हैं। इस सजीव बंध पारद भस्म के सेवन से वृद्धावस्था और रोग आदि दूर करने में जो है कोई कार्य नहीं हो पाता। यानी सजीव बंध जो है अपन चिकित्सा के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, उससे वृद्धावस्था या रोगों का नाश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, जब भस्म किया हुआ पारद का अग्नि संयोग होता है, तो वो पारद क्या होता है, उड़ के गायब हो जाता है। अब जब पारद ही नहीं होगा तो वहां पे वो ट्रीटमेंट क्या करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बंध है वो सजीव बंध कहा गया है। इसमें पारद जो है रोग नाशन नहीं कर पाता है। फिर आता है निर्जीव बंध, इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे क्या किया अपन ने, पारद का अभ्रक या गंधक में जारण करके फिर उसमें धातुओं या, हाँ बोलो, कोई बोला? आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो सजीव बंध में तो क्या है, वो वृद्धावस्था जरा या रोगों को दूर करने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है, और निर्जीव बंध में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि अपन डायरेक्ट पारद को भस्मीकरण नहीं कर रहे हैं, पारद में पहले अभ्रक या गंधक का जारण कर रहे हैं, फिर उसके बाद अन्य धातुओं या वनस्पतियों के सहायता से जो है अग्नि संयोग से जो भस्म को निर्माण कर रहे हैं। फिर अगर इस भस्म को अग्नि देते हैं तो भी पारद जो है नहीं उड़ता है। इसको पारद का निर्जीव बंध कहते हैं। निर्जीव बद्ध पारद का सेवन करने पर संपूर्ण रोगों का शीघ्र नाश होता है। अब यहाँ पे चूंकि पारद प्रेजेंट रहता है, ठीक है, पारद उड़ता नहीं है, इसलिए क्या है, संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला होता है। ठीक है, फिर आते हैं सबीज और निर्बीज बंध। दोनों ही रोगनाशक प्रभाव वाले होते हैं। सबीज में क्या होता है कि जो अभ्रक स्वर्ण रजत ताम्र आदि धातुएं हैं, उन सब का जारण पारद में करके और षडगुण गंधक के योग से जो है भस्म तैयार की जाती है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, सजीव बंध बोलते हैं। इसके विपुल यानी बहुत अधिक इफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है सजीव बंध। निर्जीव बंध में अपन ने क्या किया है, सिर्फ शुद्ध पारद लिया, 1/4 भाग में स्वर्ण का जारण करके और सम भाग में गंधक डालकर मर्दन करके पिष्टी बना ली। ठीक है, अब इस पिष्टी में क्या किया कि आगे और समान भाग में, मतलब जितनी वो पिष्टी थी उसके सम भाग में वापस गंधक डाल के संपुट द्वारा अग्नि देकर जो है भस्म निर्माण किया। ठीक है, तो इस भस्मीभूत पारद को बंध को जो है विभिन्न रोगों को नाश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आया निर्बीज बंध और सबीज बंध?
निर्बीज बंध में पहला स्टेप अपन ने क्या किया कि पारद लिया Hg, उसमें 1/4 स्वर्ण भस्म मिला के और उसका जारण करवाया स्वर्ण का। ठीक है, मान लो पारद लिया 1 ग्राम, उसमें 1/4 ग्राम, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं 250 मिलीग्राम, ठीक है, तो उसका स्वर्ण का क्या किया अपन ने, जारण किया। ठीक है, फिर उसमें समान भाग यानी 1 ग्राम अगर पारद ले तो 1 ग्राम ही गंधक डालकर अच्छे प्रकार से मर्दन करके उसकी पिष्टी बना ली या कज्जली निर्माण कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, वापस उसमें समान भाग गंधक मिलाकर और वापस पिष्टी बना के और संपुट में अग्नि दे दी। ठीक है, और भस्म बना दी पारद की। तो इस भस्म का यूज जो है अपन विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए करते हैं। ये निर्बीज बंध। सबीज बंध में क्या किया, स्वर्ण रजत ताम्र कांत आदि द्रव्यों का या लोह, इनका जो है पहले जारण किया पारद में क्रमशः, फिर उसके बाद जो है षडगुण गंधक का योग करके जो है अपन ने बंध जो किया उसको सजीव बंध बोला गया। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो इस प्रकार से अपने 14 बंध कंप्लीट होते हैं। फिर 15वां बंध आता है। 15वां बंध कौन सा बंध है, श्रृंखला बंध। श्रृंखला बंध में क्या होता है कि एक तो पारद का रत्न आदि के साथ, हीरा आदि रत्नों के साथ संयोग करके भस्मीकरण किया, और दूसरे पात्र में अपन ने क्या किया, धातु गंधक आदि वनस्पतियों के साथ जो है पारद का भस्मीकरण किया। फिर इन दोनों भस्मों को आपस में मिक्स कर लिया। ठीक है, और अच्छी प्रकार से मर्दन कर लिया। तो इसको क्या बोला है, श्रृंखला बंधन कहते हैं। इस श्रृंखलाबद्ध पारद का सेवन करने से क्या होता है, शरीर लोहे के समान दृढ़ हो जाता है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई इसके इतने विचित्र, इतने अलग अलग प्रभाव होते हैं, उनको सिर्फ भगवान शिव ही जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे इसके लिए कहा गया है श्रृंखला बंध के लिए। फिर आता है द्रुति बंध। द्रुति अपन जानते हैं, बाह्य द्रुति यहाँ पे अपन पढ़ते हैं मेनली कि पारद के बाह्य द्रुति संस्कार के पश्चात पारद का किसी शास्त्रीय विधि से बंधन या मारण करते हैं, तो पारद के इस प्रकार के बंधन को द्रुति कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि पारद में जो भी अपन ग्रास दे रहे हैं, पहले उसकी द्रुतीकरण करते हैं, उसको लिक्विफाई करते हैं, फिर उसके साथ जो है पारद का बंधन करते हैं। ठीक है, उसके साथ पारद का बंधन या मारण या भस्मीकरण करते हैं, उसको अपन ने क्या बोला है, द्रुति बंधन कहते हैं। ठीक है, अब द्रुति बंध पारद को 1/4 रत्ती, एक रत्ती में कितना होता है 125 mg, तो लगभग 32.5 mg की मात्रा में है ना अपन प्रयोग करते हैं, तो जितने भी कष्ट साध्य रोग होते हैं उनको नाश करने वाला होता है द्रुति बंध। फिर आता है बालक, कुमार, तरुण और वृद्ध बंध। इसमें आपको देखो, बालक को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, कुमार को के, तरुण को टी, वृद्ध को वी। ठीक है, अब यहाँ पे पारद लेते हैं काम में और गंधक लेते हैं, सॉरी गंधक नहीं, अभ्रक लेते हैं काम में। ठीक है, पी फॉर पारद, ए फॉर अभ्रक। अगर पारद एक भाग लिया है और अभ्रक भी एक भाग लिया है, ठीक है, और फिर भस्मीकरण किया है, तो वो कौन सा बंद होगा, बालक बंद। ठीक है, अगर पारद एक भाग लिया है और अभ्रक 2 भाग लिया है, तो ये कौन सा बंद होगा, कुमार बंद। अगर पारद एक भाग लिया है और जो अभ्रक है वो 4 भाग लिया है, तो वो यहाँ पे कौन सा होगा, तरुण बंद। और पारद एक भाग लिया और 6 भाग अगर अपन ने क्या अभ्रक लिया, अभ्रक बस में ली है, तो ये किस प्रकार का बंद होगा, वृद्ध बंद। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के पारद की मात्रा का डिफरेंस होता है। जो बालक बंद है उसमें पारद के सम मात्रा में जो है, सम प्रमाण में जो है अपन क्या लेते हैं, अभ्रक बस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, समभाग अभ्रक को पारद में जीर्ण करके जो भस्म बनाया जाता है उसको बालक बंध कहते हैं। यह बालक बद्ध पारद सम्यक अनुपान से रसायन गुण वाला होता है और शीघ्र ही भावी रोगों को दूर करता है, विभिन्न रोगों के उपद्रव व अरिष्ट लक्षणों सहित नष्ट करता है। ठीक है, समझ में आया। आपको याद रखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे पारद रेशियो अभ्रक कितना है, 1:1। अगर द्विगुण पारद का, द्विगुण अभ्रक का जारण करते हैं पारद में, तो उसको क्या बोलते हैं, कुमार बंध। इसमें क्या किया, पारद का और अभ्रक का रेशियो 1:2 था। ठीक है, इससे विभिन्न कुष्ठों का और पाप जनित रोगों का जो है नाश होता है और रसायन के समान लाभ करने वाला होता है। फिर आता है तरुण बंध। इसमें पारद और अभ्रक का रेशियो क्या है, 1:4। ठीक है, इसमें क्या है जो है, इस प्रकार का जो बंध कहलाता है वो तरुण बंध कहलाता है। इसके क्या लाभ है, ये भी श्रेष्ठ रसायन की तरह काम करने वाला होता है और बल वीर्य को प्रदान करने वाला होता है, और 7 रात्रि में, सप्त रात्रि में जो है वो संपूर्ण रोगों को नाश करने वाला होता है। फिर आता है वृद्ध बंध।
इसमें कितने अभ्रक का जान क्या है? षडगुण अभ्रक का, यानी रेशियो क्या होगा? 1:6। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये क्या होगा? जितना ज्यादा अपन अभ्रक की मात्रा बढ़ाया जा रहा है उतना ज्यादा वो और अच्छा इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, बालक था तब तक वो रोगों का नाश कर रहा था और रसायन कर्म कर रहा था। फिर कुमार हुआ तो उसमें और अच्छे से और इफेक्टिव काम करने लग गया। फिर तरुण हुआ तो 7 रात्रि में तो संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला, बल वीर्य प्रदान करने वाला श्रेष्ठ रसायन बन गया। और वृद्ध होने पर देह सिद्धि व लोह सिद्धि प्रदान करने वाला हो गया, अत्यंत गुणवान बंद हो गया। इसके गुणों को भगवान शिव ही जानते हैं, मतलब इसके गुण, सभी गुण इंसानों को पता तक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है वृद्ध बंध। फिर आता है मूर्ति बंध। मूर्ति बंध क्या है? अभ्रक जारण के बिना ही सोमवल्ली, ब्राह्मी आदि दिव्य वनस्पतियों के सहयोग से तीव्र अग्नि को सहन करने वाली पारद भस्म को तैयार करना जो है मूर्ति बंध कहलाता है। यानी इसमें क्या है? यहाँ पे अभ्रक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सोमवल्ली, ब्राह्मी जैसी तीव्र वनस्पतियों का इसमें संयोग किया है। ठीक है, इससे क्या हुआ? जो पारद की भस्म तैयार हुई वो तीव्र अग्नि को भी सहन करने की क्षमता वाली हो गई। यानी हाँ, वो खूब सारा टेम्परेचर भी सहन कर सकती है। पारद इसमें वाष्पीभूत नहीं होता है। ठीक है, यह मूर्तिबद्ध पारद तीव्र अग्नि पर भी क्षय नहीं होता है। सभी प्रकार के योगों व रोगों में प्रयोग से इसका विलक्षण प्रभाव होता है। यानी अलग अलग योगों के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग प्रभाव होता है। ठीक है, किसी योग के साथ ये कासहर हो जाता है, किसी योग के साथ ये रसायन कर्म करने वाला हो जाता है। इस प्रकार का जो है मूर्तिबंध जानना चाहिए। फिर आता है जलबंध। नाम से पता लग रहा है यहाँ पे क्या है? एक विशिष्ट जल, जैसे शिला तोयादि जल के साथ जो है पारद का बंधन करते हैं तो उसको जलबंध कहते हैं। इसके संयोग से वृद्धावस्था, रोग व मृत्यु का नाश होता है। ठीक है, जिस योग में डाला जाता है उस योग के शास्त्रोक्त गुणों को वो देने वाला होता है। ठीक है, जिस मतलब जैसे कि किसी है ना पारद के त्रिभुवन कीर्ति रस में दे दिया तो वो क्या हो गया? ज्वर नाशक हो गया। ठीक है, या फिर किसी पारद के ऐसे योग में दे दिया जो रसायन कर्म करता है तो वो रसायन कर्म करने वाला हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? जलबंध में आ गया। ठीक है, जलबंध के गुण हो गए। फिर क्या है? अब शिला तो ये क्या होता है उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे कि गंधक व हड़ताल के चूर्ण को जल से भरे घड़े में कुछ समय तक रखा जाने पर बुलबुले उठने लगे तो स्वच्छ वस्त्र से ऊपर का जल निथार कर छान ले, इसे ही शिलातोय कहा जाता है। तो ये शिलातोय की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फिर आता है अपना 23वां बंध, अग्निबंध। अग्निबंध क्या होता है? पारद को पृथक अथवा किसी अन्य योग के साथ संयुक्त करके अग्नि में दमन करने से वह कुटिका जैसी आकृति में बन जाए। ठीक है, और अग्नि पर रखने पर भी उसका क्षय नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे? अग्निबंध कहते हैं। इस अग्निबद्ध पारद के सेवन से खेचरी शक्ति प्राप्त होकर मनुष्य आकाश में उड़ने लगता है। ठीक है, मतलब अग्निबंध ऐसा बनता जिससे जिसका सेवन करने पर मनुष्य क्या होता? आसमान में उड़ सकता था। जैसे कि विभीषण लंका से उड़ के और वहां गया था ना रामेश्वर तक, भगवान श्री राम के पास। वैसे ही जैसे राक्षस हवा में उड़ जाते थे उसी प्रकार इंसान भी इस प्रकार के जो पारद के बंध का सेवन करने से या इस प्रकार से बद्ध पारद का सेवन करने से जो है आसमान में उड़ जाते थे। फिर आता है अपना सुसंस्कृत बंध। सुसंस्कृत बंध क्या है? जिसमें विभिन्न औषधियां जैसे कि विष्णुक्रांता, सोमलता, जलकुंभी, दत्तूर मूल, इंद्र वारुणी, लक्ष्मणाकंद, इनमें से आपको जितने नाम याद हो जाए उतने ठीक। हंसपदी, मुदुगपर्णी, राजिका, इन औषधियों को पारद के षोडशांश मात्रा में लेकर, ठीक है, और अप्रसवा गौमूत्र के साथ पीसकर, अप्रसवा यानी जो गाय नली पैरस हो या प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, ठीक है, इस प्रकार के गाय के गौमूत्र में पीसकर कल्क बनावे। इस कल्क का पारद के साथ मर्दन कर गोला बनाकर बालू का यंत्र में पाक करें। इस पारद भस्म को अन्य धातु भस्मों के साथ मर्दन करके बालू का यंत्र द्वारा पाक करें। पारद बंध की इस विधि को सुसंस्कृत बंध कहते हैं। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कारों नामी गुणांतर ढान है। तो इन औषधियों के साथ संस्कार करके जो है पारद की भस्म तैयार की गई है ना, तो इसलिए इसको यहाँ पे सुसंस्कृत बंध बोला गया है। ठीक है, तो ये अपने 24वां बंध कंप्लीट होता है। फिर अगला आता है महाबंध। महाबंध क्या होता है कि स्वर्ण या रजत के साथ दमन करने पर पारद एक ही भूत हो जाए, जिसका क्षय नहीं हो, देखने पर वह ठोस हो, भारी और गुटी का आकार हो। ठीक है, अधिक समय तक चमकदार रहे, आघात करने पर लवण के समान चूर्ण हो जाए। ठीक है, घिसने पर मैल ना छोड़े। घिसने पर मैल ना छोड़े मतलब जैसे अपने होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कई ऐसे पत्थर होते हैं जिनको अपन घिसते हैं और एक लकीर सी बन जाती है। ठीक है, तो उस टाइप का ना हो, वो लकीर ना बने उसको घिसने पर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है। तो
और फिर यहाँ पे गर्म करने पर कोई गंध न छोड़े, ठीक है, और शीघ्र द्रवित हो जाए, उसे पारद का महाबंध कहते हैं, ठीक है। तो यह 25 बंद अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, बंद वाला टॉपिक जो है आप सबसे लास्ट में पढ़ना है। हाँ, बंद के नाम पूरे याद कर लेना, उसकी डिटेल जो है वो धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहना, ठीक है। सारे याद हो नहीं हो जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं। बंद के वैसे भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। ये केवल आपको, जैसे कोई बंद आपको अगर समझ में ना आए तो कल क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर ग्रुप में आप पूछ सकते हो। ग्रुप में एक तो आप क्वेश्चन पूछा करो, पता ही नहीं लगता आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पूछा करो क्वेश्चन, ताकि मुझे पता लगे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई डाउट ही नहीं आता है तो आप सब समझ आ रहा है आपको, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है ज्यादातर चीजें इसमें रटने की है। अब औषधियां जो जो मिक्स करनी है वो तो करनी ही है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, ठीक है। फिर आता है 26वां जो एक्स्ट्रा बंद बताया गया था, वो जलों का बंद। एक्चुअली क्या है, जो भारत के 25 बंद थे उनका अपन कहीं ना कहीं देह सिद्धि लोह सिद्धि इनमें प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, चिकित्सावाद में प्रयोग कर रहे थे। या फिर कुछ ऐसे थे जो हठपूर्वक बनाए गए थे, या कुछ ऐसे थे जिनमें अशुद्ध औषधियां यूज की थी, जिनके कारण उनका अपन चिकित्सा कर्म या देह लोह सिद्धि में प्रयोग नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से 25 बंद पढ़े अपन ने। लेकिन एक ऐसा स्पेशल बंद था जिसका प्रयोग क्या करते थे कि जो फीमेल है उसमें जो है सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए जो है इस जलोका बंद का प्रयोग करते थे, ठीक है। मतलब इसमें जो मेल पार्टनर है वो क्या है, या तो जलोका बंद को अपने मुख में धारण करता था या अपनी बाह में बांध लेता था, और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था। तो उस दौरान क्या है कि जो लेडीज है, जो फीमेल है पार्टनर है, वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाती थी। तो ये जलोका बंद का प्रयोग होता था। निर्माण कैसे होता था, तो शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध स्वर्ण आधा भाग, शुद्ध नाग चौथाई भाग मिलाकर जारण करें। इसके पश्चात एरंड बीज, सेमर के बीज और ये जो विभिन्न बीज वगैरह बता रखे हैं, काष्ठ औषधियां बता रखी है, इन सबके जो चूर्ण बना के षोडशांश लेकर और पारद में मिलाकर तप्त खलों में मर्दन करें, ठीक है। इस प्रकार उत्तम जलोका तैयार हो जाती है। इसके पश्चात निर्मित जलोका में कपिकच्चू रोम, कपिकच्चू एक प्लांट है, नाम पढ़ा होगा, डीजी है आपके पास, म्यूक्यूना प्रूरियंस, इफ एम आई राइट, ठीक है, ठीक है। तो कभी कच्चू रोम व छिलका, बाकुची तेल, कर्पूर, सुहागा, दमनक, ज्योतिषमती, इन सभी को पारद के षोडशांश में मिलाकर पिप्पली क्वाथ के साथ तप्त खल में अच्छी प्रकार से घोट कर जो है वटी का निर्माण कर ले, ठीक है। तो ये अपनी कंप्लीटली जलोका तैयार होगी। ये अत्यंत प्रभावकारी है, ठीक है। स्त्रियों के मैथुन दर्प को चूर चूर कर देती है, ऐसा लिख रखा है यहाँ पे। जलोका जैसा स्वरूप होने के कारण इसको जलोका बंद कहा गया है। तो मतलब इसमें आपको केवल कुछ चीजें याद रखनी है। एक तो मेडिसिनल प्लांट्स के साथ योग करके जो है पारद का विभिन्न जलोका तैयार की जाती है। जलोका की तरह स्ट्रक्चर होने के कारण इसको जलोका बंद कहते हैं। इसका उपयोग स्त्री को ड्यूरिंग इंटरकोर्स सेटिस्फाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बस, ठीक है। इतना ही याद रखना है। जलों का कार्य है, ये सब डिटेल आपके बिल्कुल नहीं आती है, केवल एक प्रमाण याद कर लेना कि ये जो जलों का बंद तैयार किया है, जलों का तैयार किया, इसका प्रमाण क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। कि बाला स्त्री के लिए 8 अंगुल, युवा स्त्री के लिए 10 अंगुल, और प्रगल्भा के लिए जो है इसका साइज क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, 12 अंगुल होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है अपना बंद प्रकरण पूरा हो जाता है। अब बाला किस एज तक की होती है, 16 वर्ष की एज तक बाला, 16 से 32 तक युवा, और 32 से 50 वर्ष तक की स्त्री को क्या बोलते हैं, प्रगल्भा बोलते हैं, और 50 से ऊपर वृद्धा होती है, ठीक है। इस प्रकार से अपना जो बंद टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी एक बार और ज्वाइन करते हैं और मूर्छना टॉपिक और आज कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं वो नोट्स से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आगे के टॉपिक है, जो बुक से समझाने के थे मैंने समझा दिए, ठीक है। अभी वापस ज्वाइन होते हैं, फिर मूर्छना टॉपिक करके और आज की क्लास एंड करेंगे।